हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो हमारा डिस्कशन रहेगा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में रहेगा। और उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो इतिहास जैसी विषय वस्तु है उसी को आधार बनाते हुए, जैसा हमने पहले भी आपको बताया होगा कि 5000 प्रश्नों का जो संकलन आपके लिए तैयार किया गया है, उन्हीं में से हम कुछ डेमो सेशंस आपके सामने क्या है रख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल आप इनको डेमो सेशंस मान के चलेंगे। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इनको क्या है डेमो सेशंस मान के चलेंगे। फिलहाल के लिए यही आप मान के चलेंगे। आप ये देख लें कि हमने जो सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, सवालों की क्षमताएं क्या हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सवालों की योग्यताएं क्या हैं। क्या वाकई में ये तमाम प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे? क्या वाकई में ये तमाम प्रकार के सवाल आपकी तैयारी को क्या है, मैं कहना चाहूँगा कि एक सकारात्मक दिशा में लेकर के जाने का कार्य करेंगे? तो ये सब कुछ आपको ही क्या है तय करते हुए चलना है। ये सब कुछ क्या है आपको ही तय करते हुए चलना है। हमारा काम ये है कि आपके सामने व्यवस्थाएं बनाई जाएं, उन तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रस्तुतिकरण करा दिया जाए और हमारी क्या योजनाएं हैं उनके बारे में भी क्या है आपको जानकारी दे दी जाए। 1857 के विद्रोह को सबसे पहले हमने आपके सामने रखा है और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में डेमो क्लास 1 आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। मैंने उसी क्लास के माध्यम से आपको बताया होगा कि फिलहाल अभी हमने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस आपको देने का कार्य किया है, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड भी हो चुके हैं। मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, समझाता रहता हूं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है दीक्षा बियॉन्ड द बाउंड्रीज, उसका लिंक आपको मिल जाता है। आप एक बार हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करने का कार्य करें। जब आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करने का कार्य करेंगे तो आपको संभवतः ये जानने के लिए मिलेगा कि किस किस प्रकार की योजनाएं हमने आपके लिए बना रखी हैं और उन तमाम प्रकार की योजनाओं का जो व्यावहारिक रूप है वो किस रूप में आपके सामने क्या है बना हुआ है। तो इससे पहले वाला सेशन जो हमने आपके सामने रखा था उसमें 1857 के विद्रोह के संदर्भ में हमने 20 सवालों पर चर्चा करने का कार्य किया था और इस सेशन के माध्यम से जो आपके रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको डिस्कस करने का कार्य करेंगे। यहां पर 21 क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, आने की क्षमता रखता है। यहां पर 21 क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, और आने की पूरी क्या है क्षमता रखता है। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं या इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये कमेंट्स होते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, या ऐसे कमेंट्स के माध्यम से प्रशंसा भी की जाती है, तारीफ भी की जाती है, या सकारात्मक पक्ष को भी क्या है आपके सामने रखा जाता है। बट एक बात हमेशा याद रखना कि इस प्रकार के जो कमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड माने जाते हैं, परीक्षा में आने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो यहां 21 जो सवाल हमने आपके सामने रखा है इसमें क्या है, कौन सा यूरोपियन इतिहासकार। पहली बात तो क्या है कि सवाल आपको ये बताने का कार्य कर रहा है कि यहां पर आपको इंडियन हिस्टोरियन का रेफरेंस लेके चलना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। यहां पर आपको इंडियन हिस्टोरियन का रेफरेंस क्या है लेकर के चलना ही नहीं है, क्योंकि जो चारों प्रकार के ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि किसी भी भारतीय इतिहासकार का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। आगे क्या कहा गया है कि कौन सा यूरोपीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह को सिविल रेबेलियन कहता है ना। तो 1857 के विद्रोह को सिविल रेबेलियन कहता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि 1857 के विद्रोह का जो करैक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों,
1857 के विद्रोह का जो करैक्टर है, तो 1857 के विद्रोह के करैक्टर को इस रूप में दिखाता है। किस रूप में? सिविल रेबेलियन के रूप में दिखाता है। अब यहां पर जो आपका सिविल रेबेलियन है, इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसको नागरिक विद्रोह। क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे? नागरिक विद्रोह कहेंगे। आप इसको यहां पर क्या कहेंगे? नागरिक विद्रोह कहेंगे। हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? नागरिक विद्रोह कहेंगे। और साथ ही साथ आप लोग यहां पर यह बताने का कार्य करेंगे कि अगर कोई यूरोपियन हिस्टोरियन आपको ऐसा नजर आता है जिसने 1857 के विद्रोह के चरित्र को, करैक्टर को एज अ सिविल रेबेलियन दिखाने का काम किया, नागरिक विद्रोह के रूप में दिखाने का कार्य किया, इसका मतलब क्या है? एक तात्पर्य इसका और आपको लेकर के चलना पड़ेगा। एक तात्पर्य क्या है इसका और आपको लेकर के चलना पड़ेगा। वो इतिहासकार आपको यह भी समझाने का कार्य कर रहा है कि इस विद्रोह में भारतीय जनमानस की, इस विद्रोह में भारतीय जनमानस की व्यापक भागीदारी दिखाई पड़ी। इस विद्रोह में भारतीय जनमानस की व्यापक भागीदारी दिखाई पड़ी। इस विद्रोह में भारतीय जनमानस की व्यापक भागीदारी दिखाई पड़ी। व्यापक भागीदारी क्या है? दिखाई पड़ी। व्यापक भागीदारी क्या है? दिखाई पड़ी। तो इस तरीके से आप क्या है अपने सवाल को अप्रोच करने का काम करेंगे। तो ये जो कहा था, ये किसने कहा है? इसका राइट आंसर आपका बनेगा टी.आर. होम्स बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा भैया? आपका टी.आर. होम्स आपका बनेगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका टी.आर. होम्स आपका बनेगा। इस प्रकार से सवाल को आपको अप्रोच करना है। सवाल पूरा आने की क्या है? क्षमता रखता है। सवाल पूरा आने की क्या है? आप क्षमता रखता है। एक बात और है, यहां पर एक इंडियन हिस्टोरियन का रेफरेंस भी आप लेकर के चल सकते हैं। यहां पर क्या है? एक इंडियन हिस्टोरियन का रेफरेंस भी आप लेकर के चल सकते हैं, है ना। यह भी बात आपको करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में तो क्या है आपको यूरोपियन इतिहासकार के अकॉर्डिंग मामलों को अप्रोच करना है। लेकिन यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको एक इंडियन हिस्टोरियन का रेफरेंस भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, जिनका नाम आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको कक्षाओं में पढ़ाया होगा, अशोक मेहता। जिनका नाम क्या है? अशोक मेहता है। जिनका नाम क्या है? अशोक मेहता है। जिनका नाम क्या है? अशोक मेहता है ना। जिनका नाम क्या है? अशोक मेहता आपको दिखाई पड़ता है। तो अशोक मेहता भी जो 1857 के विद्रोह को क्या कहने का कार्य करते हैं? तो अशोक मेहता 1857 के विद्रोह को क्या कहते हैं? सिविल रेबेलियन तो नहीं कहते हैं। यह रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। सिविल रेबेलियन तो नहीं कहते हैं, सिविल रेबेलियन तो नहीं कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं। और ये जो आर्म्ड रेबेलियन है, ये उनकी एक क्या है? एक फेमस बुक भी आपके सामने आती है। ये उनकी क्या है? एक फेमस बुक भी आपके सामने आती है। ये उनकी क्या है? एक फेमस बुक भी आपके सामने आती है। ये उनकी क्या है? एक फेमस बुक भी आपके सामने आती है। तो मैंने यहां पर दोनों बातें आपको बता दी हैं, यानी कि इंडियन हिस्टोरियन को आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे और जो आपका यूरोपियन हिस्टोरियन है उनको आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे। तो यहां पर 21 के रिगार्डिंग हमने दोनों बातें यहां पर क्या है कर ली हैं। 21 के रिगार्डिंग क्या है? हमने दोनों बातें यहां पर क्या है कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मामलों को थोड़ा ठहराव के साथ लेकर के चलो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। क्या पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन इंग्लिश में होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे ऊपर क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? दबाव होता है। तो कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं और वही गलतियां आपको नहीं करनी है, है ना। इसीलिए क्या है प्रैक्टिस सेशंस हम लोग करके चलते हैं, ताकि अपनी तैयारी को हम लोग क्या है इफेक्टिव जोन में लेकर के जाएं। यहां पर एक बात समझो कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है कि एक ग्राउंड बनाओ बिफोर 1857 और एक ग्राउंड क्या बनाएंगे आफ्टर 1858, है ना।
क्योंकि 1858 मैंने इस नाते लिखा है क्योंकि यहां पर आपको 1858 के अधिनियम का रेफरेंस लेकर के चलना पड़ता है। 1858 के अधिनियम का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ता है। तो 1857 के पहले की कहानी क्या है? तो 1857 के पहले की कहानी क्या है? यहां पर मान लीजिए आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रखा, एक और आपने क्या रखा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रखा, और एक और आपने किसको रखा? इंडिया को रखा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में क्या है? कंपनी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में क्या है? कंपनी है। और ये जो कंपनी है, गौर करना, ये जो कंपनी है, इसी कंपनी का जो प्रत्यक्ष शासन है वो आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? जो डायरेक्ट रूल है वो आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? वो आपको भारत पर दिखाई पड़ता है, भारत पर दिखाई पड़ता है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका भारत के संदर्भ में कैसा शासन बनता है? तो आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट रूल कहेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष शासन आप कहेंगे, अप्रत्यक्ष शासन आप कहेंगे। तो 1857 से पहले की कहानी यह है कि भारत पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन बना हुआ है। और अगर आप इस मामले के संदर्भ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन है बट डायरेक्ट नहीं है, बल्कि कैसा है? इनडायरेक्ट है, यानी कि वो कंपनी के माध्यम से भारत को शासित करने का कार्य कर रही है। यानी कि वो कंपनी के माध्यम से क्या है? भारत को शासित करने का कार्य कर रही है। डन। अब यहां पर 1858 के एक्ट के बाद क्या हुआ? 1858 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए आपने एक और क्या दिखाया? ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक और आपने क्या दिखाया? इंडिया आपने दिखाया। डन। और बीच में जो कंपनी की व्यवस्था थी, बीच में जो कंपनी की व्यवस्था थी, इस कंपनी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस कंपनी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, इस कंपनी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, है ना। और यहां से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन है, जो पहले अप्रत्यक्ष था, वो कैसा शासन हो गया? प्रत्यक्ष शासन हो गया। अप्रत्यक्ष शासन अब कैसा हो गया? प्रत्यक्ष शासन हो गया, है ना। अप्रत्यक्ष शासन का कन्वर्जन किस में हो गया मेरे प्यारे साथियों? प्रत्यक्ष शासन में हो गया, है ना। तो यहां पर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से रेफरेंस लेकर चल सकते हैं क्राउन का भी। यहां पर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से रेफरेंस लेकर के चल सकते हैं किसका? क्राउन का भी, है ना, क्राउन का भी। और क्राउन का जो प्रतिनिधि है, और क्राउन का जो प्रतिनिधि है जो भारत में देखा गया, क्राउन का जो प्रतिनिधि है जो कहां पर देखा गया? भारत में देखा गया, उस प्रतिनिधि को आपने क्या कहा? वायसराय कहा। उस प्रतिनिधि को आपने क्या कहा? वायसराय कहा। यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर जो शासन किया वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि वायसराय के माध्यम से किया। तो हम जब कहते हैं कि 1858 के अधिनियम ने कंपनी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया या भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के शासन को क्राउन के अधीन कर दिया, क्राउन के अधीन कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया, और ब्रिटिश क्राउन ने अपने इस प्रत्यक्ष शासन को भारत में वायसराय के माध्यम से क्या कराया? संचालित कराया। तो यह पूछता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? तो शासन व्यवस्था किस प्रकार के लागू हुई? तो इसको आप कहेंगे क्राउन कॉलोनी सिस्टम। इसको आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? क्राउन कॉलोनी सिस्टम कहेंगे। यानी कि 22 का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? जो मैंने ड्राफ्टिंग आपके सामने की है इसके मुताबिक पूरा खुल के आपके सामने आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्राउन कॉलोनी सिस्टम कहेंगे, क्राउन कॉलोनी सिस्टम कहेंगे। डन। 22 आपका क्या हो गया? डन हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका 23, ये क्वेश्चन क्या है आपका? 23 है। देख लो इसको एक बार, क्या पूछा गया है? 1857 के विद्रोह का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था, है ना। यानी कि ये सवाल ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोग जानकारियां नहीं रखते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोग पूरी जानकारियां रखते हैं, लेकिन जो आपके पास जानकारियां हैं उन्हीं जानकारियों को आधार बना करके हम जो सवाल आपके सामने रख रहे हैं, इन सवालों के प्रस्तुतिकरण के आलोक में हमारा मेजर 1 ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे विद्यार्थीगण, हमारे साथी, हमारे मित्र थोड़ा सोच के चलें, तब कहानी बढ़िया बनेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात हो रही है
और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात हो रही है, तो यहां पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरनेशनल इंपैक्ट कहेंगे। जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरनेशनल इंपैक्ट कहेंगे। जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल इंपैक्ट कहेंगे। तो ये जो आपका इंटरनेशनल इंपैक्ट है, इसमें आपको क्या दिखाना है, इसमें आपको ये दिखाना है कि भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति, 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 है ना। अब इसे यह भी समझो कि इसे राष्ट्रीय प्रभाव के रूप में हम क्यों लेके नहीं चल रहे हैं, इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के रूप में क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के रूप में इस नाते लेकर के चल रहे हैं कि भारत में कंपनी की व्यवस्था को या कंपनी के शासन को जो समाप्त किया गया था, वो ब्रिटेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आलोक में ही किया गया था। जब 1857 का विद्रोह सामने आया तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर चारों ओर से ब्रिटेन की आलोचना होने लगी कि भैया आपकी कंपनी तो व्यापारिक थी, आपकी कंपनी तो व्यापारिक थी। चलिए कोई बात नहीं है, आपकी कंपनी व्यापारिक थी, मैं कहूंगा कि चलिए कोई बात नहीं है, आपकी कंपनी ने भारत के संसाधनों पर अपना जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश करने का कार्य किया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक विद्रोह अगर उस कंपनी के व्यवहार के प्रति आता है या उस कंपनी के मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक नियंत्रण के प्रति आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव यह कहता है कि भैया कंपनी के व्यवहार में, कंपनी की सोच में, कंपनी की मंशा में, कंपनी की गतिविधियों में खराबियां हैं, इस नाते आपको इस मामले को टैकल करना पड़ेगा। और उसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को, उसी इंटरनेशनल प्रेशर को रिलीज किए जाने के संदर्भ में सारा ठीकरा ब्रिटेन ने कंपनी पर फोड़ने का कार्य किया और कहा कि हम कंपनी की व्यवस्था को समाप्त करते हैं और भारत में कंपनी के शासन को भी क्या है, समाप्त करते हैं। तो इस नाते इसे राष्ट्रीय प्रभाव नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल इंपैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल इंपैक्ट नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इंपैक्ट इसे कहते हैं। तो प्रॉपर ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना। और आलोचना का मतलब ही क्या है, भैया हम ये करने जा रहे हैं कि हम ये समझाते हैं कि कंपनी के शासन में खराबी है, कंपनी की गतिविधियों में नकारात्मकताएं हैं, इस नाते हम आगे बढ़ेंगे। बाद में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1858 के अधिनियम को पारित करने का कार्य किया और सारा मामला खुल के क्या आपके सामने आ गया। तो यहां पर जो 23 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए 24 की ओर बढ़ लेते हैं। मैं मार्किंग करना भूल जाता हूं, इस बार पूरा ध्यान रखूंगा। 24 इस सवाल पर आप लिख लें 100%। इस सवाल पर आप क्या लिख के चलेंगे, 100% आप लिख के चलेंगे। सवाल को देख लें, इस सवाल को देखने के बाद इतना अंदाजा हो जाता है कि सवाल भैया बिल्कुल परीक्षा उपयोगी है एकदम। इस सवाल में किसी प्रकार की कोई खराबी या इस सवाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, है ना। क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन सामाजिक वर्गों ने अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान या 1857 के विद्रोह के आलोक में या 1857 के विद्रोह के धरातल पर ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं जो गिवन ऑप्शंस में दिए गए हैं, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो जमींदार वर्ग में आप ओके करके चलेंगे, लेकिन जमींदार वर्ग का मतलब क्या होगा, जमींदार वर्ग कौन सा वर्ग, जो किसानों के हितैषी नहीं थे, 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 है ना। तो यहां पर जो आपका जमींदार वर्ग है, तो जमींदार वर्ग का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण जमींदार वर्ग, यहां पर जमींदार वर्ग को आपको हल्का सा क्लासिफाइड करके चलना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि संपूर्ण जमींदार वर्ग नहीं, केवल वही जमींदार वर्ग जो किसानों के हितैषी नहीं थे। और मामला यही है कि जो किसानों के हितैषी नहीं थे, यानी कि वो अपने आप ही क्या है, अंग्रेजी शासन के समर्थन में रहे। व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग ने भी क्या है, इसको टिक करके चलो, अंग्रेजों का सहयोग करने का कार्य किया था।
व्यापारी वर्ग ने भी क्या है, अंग्रेजों का सहयोग करने का कार्य किया था। अब व्यापारी वर्ग ने भी क्या है, अंग्रेजों का सहयोग करने का कार्य किया। अब मेरी बातों को समझो कि यहां पर जो व्यापारिक वर्ग है, यहां पर जो व्यापारिक वर्ग क्या देख रहा है, व्यापारिक वर्ग ये देख रहा है कि एक और क्या है, यूरोपियन बाजार है, एक और क्या है, यूरोपियन बाजार है, एक और क्या है मेरे प्यारे साथियों, यूरोपियन बाजार है, और एक और क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, इस उत्पादन को कहां पर सेल आउट किया जा रहा है, इस उत्पादन को कहां पर सेल आउट किया जा रहा है, यानी कि कहां पर बेचा जा रहा है, यूरोपियन बाजारों में बेचा जा रहा है। लेकिन इसमें हम ये कहेंगे कि भारतीय व्यापारिक वर्ग की भागीदारी, भारतीय व्यापारिक वर्ग की भागीदारी, भारतीय व्यापारिक वर्ग की भागीदारी रही, भारतीय व्यापारिक वर्ग की भागीदारी दिखाई पड़ती है, भारतीय व्यापारिक वर्ग की भागीदारी दिखाई पड़ती है। हालांकि ज्यादा फायदा किसको होता है, अंग्रेजों को होता है, लेकिन जो भारतीय व्यापारिक वर्ग है, जब वो अपना पार्टिसिपेशन यहां पर लेकर के चलेगा तो फायदा भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन फायदा तो कम से कम हो रहा है। फायदा भले ही क्या है, बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे कि फायदा हो तो रहा है। इसी नाते जो व्यापारिक वर्ग है, अपने फायदों को बनाकर के रखने के उद्देश्य से वो व्यवस्था को पलटना नहीं चाहता है, वो व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहता है। इस नाते जो व्यापारिक वर्ग है उसने भी क्या है, यहां पर अंग्रेजों का सहयोग करने का कार्य किया। शिक्षित मध्यम वर्ग, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय का जो आपका शिक्षित मध्यम वर्ग है ना, इसका कोई भी जो पार्टिसिपेशन है वो 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं दिखाई पड़ा, बिल्कुल। और 1857 के विद्रोह की असफलता के संदर्भ में इसे एक क्या माना जाता है, मेजर वन रीजन माना जाता है। इसे एक क्या है, मेजर वन रीजन माना जाता है। तो ये भी शिक्षित मध्यम वर्ग, तो शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग जो आपको यहां पर दिखाई पड़ता है, इसने भी क्या है, बिल्कुल अपने आप को तटस्थ रखने का कार्य किया। 1857 के विद्रोह के साथ अपना कोई, मैं कहना चाहूंगा, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशन है वो लाने का कार्य नहीं किया, है ना। तो मैं हमेशा क्लासेस में आपको क्या पढ़ाता रहा हूं कि शिक्षित मध्यम वर्ग अगर अपना पार्टिसिपेशन लाता, बात को समझना, शिक्षित मध्यम वर्ग यदि अपना क्या लेकर के आता, पार्टिसिपेशन लेकर के आता, तो शिक्षित मध्यम वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिजीवी वर्ग हो जाएगा। शिक्षित मध्यम वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिजीवी वर्ग हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्रोह के जो भागीदार हैं या विद्रोह के जो प्रतिभागी हैं, विद्रोह के जो भागीदार हैं या विद्रोह के जो प्रतिभागी हैं, उनको दिशा निर्देशन दिया जा सकता था। उनको क्या है, दिशा निर्देशन दिया जा सकता था। उनको क्या है, दिशा निर्देशन दिया जा सकता था। उनको आप दिशा निर्देशन दे सकते थे, है ना। जैसा आपने बाद में कहां देखा, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आपने देखा। तो स्वदेशी मूवमेंट में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने अपना जुड़ाव किया और बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी बौद्धिक ताकत, क्षमता का इस्तेमाल किया और स्वदेशी मूवमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो भागीदार हैं या जो प्रतिभागी हैं, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन देने का कार्य किया। वहां पर तो आपने देखा, लेकिन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखाई पड़ा है। तो यहां पर जमींदार वर्ग भी अंग्रेजों के साथ है, व्यापारिक वर्ग भी अंग्रेजों के साथ है और शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग भी क्या है, अंग्रेजों के साथ है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। प्रॉपर आंसर क्या होगा आपका, यहां पर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 24 का। चलो आगे बढ़ो। तो 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 में पहले इसको मार्क कर लो। 25 में आपसे क्या पुटअप किया गया है कि 1857 एक प्रतिक्रिया थी, क्रांति नहीं। यह दृष्टिकोण किसका है? अरे भाई क्या सवाल है, इसको भी लगा लो 100%। आने की पूरी पूरी क्षमता रखता है क्योंकि कमेंट है ना। 4 प्रकार के लोग आपको दिए गए हैं और 4 प्रकार के लोगों
को देकर के आपसे यह पुटअप किया जा रहा है कि किसका कहना है कि 1857 एक प्रतिक्रिया थी, क्रांति नहीं। यह दृष्टिकोण किसका है? और ये जो आपका कमेंट है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ? प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि भैया रिएक्शन है। ओब्लिक एजिटेशन है, रिएक्शन है, ओब्लिक क्या है? एजिटेशन है, ओब्लिक क्या है? डिससैटिस्फैक्शन है, डिससैटिस्फैक्शन है। किसके खिलाफ है? कंपनी के शोषणकारी व्यवहार के विरुद्ध, 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 कंपनी के शोषणकारी व्यवहार के विरुद्ध। लेकिन क्रांति नहीं है ना? जो भी विद्यार्थीगण मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, मैंने कभी भी 1857 की गतिविधि को क्रांति नहीं कहा, मैं हमेशा विद्रोह ही कहता हूं। और मैं बताता हूं कि मैं क्रांति क्यों नहीं कहता हूं, मैं विद्रोह क्यों कहता हूं। मैंने हर क्लास में हमेशा बताया है, यहां पर सब कुछ है, रिएक्शन है, एजिटेशन है, डिससैटिस्फैक्शन है। किसके खिलाफ है? कंपनी के शोषणकारी व्यवहार के खिलाफ है ना? लेकिन क्रांति नहीं है। तो ये जो आपका कमेंट है ये किसका था? ये एक इंडियन हिस्टोरियन आपको दिखाई पड़ते हैं, आरसी मजूमदार, उनकी ओर से कहा गया था। तो 25 का यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार। नेक्स्ट, अब देखो ये है आपका 26, आसान सवाल है। अवध के विद्रोह का धार्मिक स्वरूप किस प्रकार देखा जा सकता है ना? सोचना तो पड़ेगा। खैर, तो अवध के विद्रोह का धार्मिक स्वरूप किस प्रकार देखा जाता है या किस प्रकार देखा जा सकता है? तो आप यहां पर मेरे हिसाब से अगर आप बेगम हजरत महल को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, बेगम हजरत महल को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, बेगम हजरत महल को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे, तो जो आपकी बेगम हजरत महल हैं उनकी ओर से क्या दिखाई पड़ता है? बेगम हजरत महल की ओर से क्या दिखाई पड़ता है? उन्होंने संवाद करने का कार्य किया। उन्होंने क्या है? संवाद करने का कार्य किया। और संवाद किससे करने का कार्य किया? लोगों से करने का कार्य किया। और संवादों के माध्यम से कहा कि भैया आपका जो प्रतिभाग है, आपका जो प्रतिभाग है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। आपका जो प्रतिभाग है या आपका जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। और यही जो संवाद है, इन्हीं संवादों के आलोक में, इन्हीं संवादों के आलोक में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बेगम हजरत महल हैं, जिन्होंने, है ना, मेजरली लखनऊ की ओर से आपको दिखाई पड़ती है, बट उनका जो मेजर कंसर्न है वो अवध की ओर से ही रहा था। तो इसी के आलोक में क्या है? उन्होंने संदेश भी देने का कार्य किया था। इसी के आलोक में क्या है? उन्होंने संदेश भी देने का कार्य किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसका? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्या है? संदेश देने का कार्य किया था। तो अवध के विद्रोह का धार्मिक स्वरूप जो है वो किस रूप में आपके सामने आता है? हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण, हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण। तो 26 का यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा, वेरी एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ए आपका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 26 था ना ये? चलिए, अभी आपका 27 क्वेश्चन आ गया है। देखो क्या पूछ रहा है? विद्रोह के दौरान अंग्रेजी प्रचार माध्यमों ने जनता को कैसे प्रभावित किया? यानी कि 1857 का विद्रोह बना हुआ है। 1857 का विद्रोह क्या है? अपना व्यवहार कर रहा है। लेकिन जो अंग्रेज हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो 1857 के विद्रोह के खिलाफ जाकर के या 1857 के विद्रोह के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके खिलाफ जाकर के भारत में किस प्रकार का प्रचार करने का कार्य करते हैं ताकि 1857 के विद्रोह को कमजोर जोन में लेकर के जाया जा सके, ताकि 1857 के विद्रोह को कमजोर जोन में लेकर के जाया जा सके। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ भय उत्पन्न करके, तो भय उत्पन्न करके मतलब क्या है कि अंग्रेजी लोग या ब्रिटिशर्स प्रचार करते हैं कि भैया विद्रोह अगर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? कानून व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? कानून एवं व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है।
कानून एवं व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। कानून एवं व्यवस्था पर कैसा प्रभाव बना हुआ है? नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है। और यदि कानून एवं व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि लोगों के जो हित हैं, लोगों के जो हित हैं वो भी क्या हो जाएंगे? नकारात्मक हो जाएंगे। लोगों के जो हित हैं वो भी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि कैसे हो जाएंगे? नकारात्मक हो जाएंगे। कि भाई अगर आप विद्रोह के माध्यम से माहौल खराब कराने की बात करोगे, कानून एवं व्यवस्था को नकारात्मक रूप से करने का कार्य करोगे, तो फिर आपके जो इंटरेस्ट हैं वो भी तो अपने आप में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यानी कि अपने आप में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, नकारात्मक होंगे। तो लोगों में भय उत्पन्न किया गया। बिल्कुल सही बात है। धर्म परिवर्तन के समर्थन में, इसका मतलब ये यहां पर यह हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, या इसको चलो कोई बात नहीं, हालांकि राष्ट्रीयता इसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किसके हाथों में है? वो बहादुर शाह जफर के हाथों में है। वो किसके हाथों में है? बहादुर शाह जफर के हाथों में है। बहादुर शाह जफर के हाथों में है। हम जानते हैं कि मेरठ छावनी के जो विद्रोही सैनिक रहे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही क्या है, इस विद्रोह का राष्ट्रीय नेता चुनने का कार्य किया था। तो राष्ट्रीय नेतृत्व बहादुर शाह जफर के हाथों में था, हालांकि वो राष्ट्रीयता दे नहीं पाए थे। तो अंग्रेजों ने इसका भी फायदा उठाया कि भैया राष्ट्रीय नेतृत्व क्या है? एक मुस्लिम चरित्र के हाथों में है। क्या भूल गए कि भारत पर पिछले काफी लंबे समय से, लगभग 750 वर्षों का समय होने जा रहा है, भारत पर मुस्लिम शासन बना हुआ है। क्या भूल गए कि इस मुस्लिम शासन के आलोक में आपका किस किस प्रकार से शोषण हुआ? तो इस प्रकार से क्या है, दिखाया गया कि भैया ये मामला क्या है, नेगेटिव हो सकता है। ये मामला क्या है, नकारात्मक हो सकता है। ये मामला क्या है, नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि अगर आप, है ना, अगर आप राष्ट्रीय नेतृत्व मुस्लिम करैक्टर के हाथों में देने का काम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बहादुर शाह जफर मुगल शासक के रूप में बने रहेंगे और उसके बाद की जो नकारात्मकताएं हैं वो आपको बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो बीबी क्या है, यहां पर कैलकुलेट हो रहा है। ए बी कैलकुलेट होगा और बीबी कैलकुलेट होगा। विद्रोहियों को दुष्प्रचारित करके, इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि भैया हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। हिंसा क्या है, व्यापक है या बहुत ज्यादा हो रही है। और अंग्रेजों ने 1857 के जो विद्रोही हैं, 1857 के विद्रोह के जो विद्रोही हैं, इनको क्या कहा? क्रूर कहा। इनको क्या कहा? क्रूर कहा। इनको क्या कहा? क्रूर कहा। इनको क्या कहा? अत्याचारी कहा। कि भाई हिंसा फैला रहे हैं, इनको हम क्रूर कहेंगे या क्रूर कहेंगे, अत्याचारी कहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के दुष्प्रचार किए गए ताकि 1857 के विद्रोह को इफेक्टिव जोन में ले जाने से रोका जा सके और 1857 के विद्रोह को कमजोर बनाया जा सके। तो यह डिमांड थी। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 28 की बात कर लेते हैं। यह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आंसर सीधा आना चाहिए। अब 28 का राइट आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र में विद्रोह सबसे अधिक व्यापक रहा? तो मैंने अवध की बात की थी, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा आपका? अवध ही होगा। और अवध के संदर्भ में जो रीजन है वो इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि अवध में व्यापकता क्यों दिखाई पड़ती है, या अवध के लोगों ने विद्रोह में क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्यों दिखाया अपना, इसका रीजन हमने आपको बता दिया है। 28 का यहां पर आंसर लेते हुए चलेंगे और ए आपका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ। ये भी हम कर चुके हैं। तात्या टोपे की सैन्य नीति की विशेषता क्या थी, है ना? तो तात्या टोपे की सैन्य नीति की विशेषता क्या थी? मध्य भारत में उन्होंने 1857 के दौरान, मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था, 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य भारत में उन्होंने क्या है, गुरिल्ला वार टेक्निक को अपनाया था। गुरिल्ला वार टेक्निक को अपनाया था, जिसे आप क्या कहते हैं? छापामार युद्ध शैली कहते हैं या छापामार युद्ध तकनीक कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर आपका हो जाएगा 30।
30 की बात करते हैं। 30 में क्या है, अब बहादुर शाह जफर की बातें हो रही हैं। सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, सवाल को इंपॉर्टेंट आप बनाते हुए चलेंगे। सवाल अच्छा है और सवाल को आप लोग क्या है, इंपॉर्टेंट बनाते हुए चलेंगे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को प्रतीकात्मक क्यों कहा गया? प्रतीकात्मक का मतलब क्या है कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व तो दिया गया, लेकिन सवाल की डिमांड यह है कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व नहीं देना चाहिए था। मेरठ छावनी के विद्रोही सिपाहियों ने यह एक मिस्टेक करने का कार्य किया, एक गलती करने का कार्य किया। तो प्रतीकात्मक क्यों कहा गया, है ना? प्रतीकात्मक को आप दिखा भी सकते हैं। नेतृत्व क्षमता, इस रूप में नेतृत्व क्षमता की कमजोरी का प्रतीक, नेतृत्व क्षमता की कमजोरी का प्रतीक, नेतृत्व क्षमता की कमजोरी का प्रतीक, नेतृत्व क्षमता की कमजोरी का प्रतीक। अब मामला खुल के सामने आ जाएगा। प्रतीकात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या थे, वृद्ध थे भाई, लगभग में 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के व्यक्ति को आपने क्या है, नेतृत्व देने का कार्य किया है। वे वृद्ध थे, सही बात है, उनके पास तो वास्तविक सैन्य शक्ति नहीं थी, उनके पास तो वास्तविक सैन्य शक्ति नहीं थी। बहादुर शाह जफर के साथ एक मजबूत सैन्य संगठन या कोई वास्तविक सैन्य संगठन आप जोड़ के नहीं चलेंगे। बहादुर शाह जफर इस हालत में थे कि 1857 के विद्रोह के जनरेशन से पहले कंपनी के लोग ये विचार कर चुके थे कि भारत में मुगल शासक के पद को समाप्त कर देते हैं, और जब तक हम भारत में मुगल शासक के पद को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम भारत के वास्तविक शासक नहीं कहलाएंगे। उनको अपना डर सता रहा है, उनके पास कोई वास्तविक सैन्य शक्ति नहीं है। बिल्कुल आपको कहना पड़ेगा, उनके पास क्या है, कोई वास्तविक सैन्य शक्ति नहीं है, यह भी कैलकुलेट हो रहा है। वे केवल वैचारिक एकता का प्रतीक बने। वैचारिक एकता का प्रतीक का मतलब क्या होगा कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था, संवाद किया लोगों से, संवाद किया लोगों से, संवाद किया लोगों से। यह सीटेट में भी पूछा गया था एक बार, ये एक बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था कि जो सी ऑप्शन है, वे केवल वैचारिक एकता का प्रतीक बने, यानी कि संवाद किया लोगों से। और लोगों से संवाद करने का मतलब क्या है कि संवाद करते हुए लोगों से कहा कि भाई भागीदारी सकारात्मक होनी चाहिए, भागीदारी सकारात्मक पॉजिटिव होनी चाहिए, और भागीदारी में क्या है, व्यापकता दिखाई पड़नी चाहिए, व्यापकता दिखाई पड़नी चाहिए, है ना? तो वे केवल वैचारिक एकता का प्रतीक बने। सीबी क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। इस नाते 30 का जो राइट आंसर आप लेके चलेंगे, डी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं वैसे चलो मेरे साथ, है ना, वैसे चलो। जो दिमाग में है उसको रख दूंगा आपके सामने। अभी मुझे पता आप कहेंगे कि साहब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सवाल हमको क्यों दे रहे हैं, तो लाइव इंटरेक्शन भी होगा, लेकिन लाइव इंटरेक्शन में सीधा नहीं करूंगा। पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं आपको क्या कराना चाहता हूं, या मैंने आपके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। जब इनके साथ आपका सकारात्मक जुड़ाव हो जाएगा तो लाइव इंटरेक्शन में जो आपकी एनर्जी है वो अपने आप ही क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, अपने आप ही क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। और आप लोग मेरा नेचर जानते हैं, मैं थोड़ा टाइम लेकर के चलता हूं, मेरा व्यवहार यही है। तो जब आप अभी ऐसे देखें और बाद में जब आप लाइव आएंगे तो मैं वहां भी आपसे यही अपेक्षा करते हुए चलूंगा कि आप ये मान के चलें कि आप थोड़ा टाइम मुझे दे करके चलेंगे, ताकि मैं प्रॉपर्ली जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कैलकुलेट कर पाऊं, और जो बातें मुझे आपको समझानी है, जो बातें मुझे आपके सामने रखनी है, वो बातें मैं आपके सामने क्या है, रख दूं। इन क्लासेस के आपके सामने आने के विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर लाइव इंटरेक्शन का टाइम आपको अपडेट करा दिया जाएगा। लाइव इंटरेक्शन आपका डेली होगा, और जो टाइम आपको अपडेट कराया जाएगा उसी समय पर आपका क्या है, लाइव इंटरेक्शन होगा। अभी ऐसे ही चलते हैं।
कौन सा विद्रोही नेता आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का अग्रदूत कहा जाता है? अब ये सवाल जो है आपका, अगर आप इस सवाल को देखने का कार्य करेंगे, इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। वैसे अगर मैं बात करूं तो भारत में गुरिल्ला वार टेक्निक का, पहला प्रयोग जो है वो किसने किया था? महाराणा प्रताप ने। पहला प्रयोग किसने किया था? महाराणा प्रताप ने। मैं इसकी सीक्वेंस बनाता हूं, जब क्लास में पढ़ाता हूं ना, शिवाजी महाराज को जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं पूरा सीक्वेंस बना के दिखाता हूं। पहला प्रयोग किसने किया था? महाराणा प्रताप ने। ठीक है ना? सीक्वेंस तो वैसे ऐसे बनता है कि पहला प्रयोग कौन करेंगे? महाराणा प्रताप को फॉलो कौन करेंगे? दक्षिण भारत में मलिक अंबर। मलिक अंबर को फॉलो कौन करेंगे? शिवाजी। और शिवाजी को फॉलो कौन करेंगे? बाजीराव, पेशवा जो आपको दिखाई पड़ते हैं, बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, ये जो सवाल है ये 1857 के विद्रोह के संदर्भ में है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये जो सवाल है आपका, ये सवाल 1857 के विद्रोह के संदर्भ में है। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में गुरिल्ला वार टेक्निक का यूज किसने किया? आप जान ही पा रहे हैं किसने किया था? तात्या टोपे ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तात्या टोपे हो जाएगा। पहला प्रयोग हमारे यहां महाराणा प्रताप का है। और जो वेरी पॉजिटिव सीक्वेंस है, जिसे मजबूत प्रयोग कहे जाते हैं, तो पहले महाराणा प्रताप करेंगे, फिर मलिक अंबर करते हैं साउथ इंडिया में। मलिक अंबर को फॉलो कौन करते हैं? शिवाजी। और शिवाजी महाराज को फॉलो कौन करते हैं? बाजीराव प्रथम। ये सीक्वेंस यूकेपीएससी में पुटअप किया जा चुका है। यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम 2021 में यह सवाल आ भी चुका है। लेकिन यह मामला 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा आपका? तात्या टोपे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्किंग करना तो मैं भूल ही जाता हूं, अब मुझे पता नहीं कौन सा है ये, पर देख लेते हैं। विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिणाम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, है ना। इसमें अगर मैं मान लीजिए लाइव इस क्वेश्चन को सामने रखता, तो आप लोग जब अपना पार्टिसिपेशन लेकर के आते तो आप लोगों के जो रेस्पेक्टिव आंसर थे वो बिल्कुल वेरिएट होते, सबके आंसर अलग अलग आते और सब अपनी समझ के अकॉर्डिंग आंसर देते। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिणाम की बात हो रही है, तो यहां पर जब आप ये रेफरेंस लेंगे, जैसे एक्ट ऑफ 1858 का रेफरेंस आप लेने का कार्य करेंगे, है ना, प्रॉपर आंसर आपको देना है। तो 1858 के अधिनियम का जब आप रेफरेंस लेने का काम करेंगे, तो इस अधिनियम के माध्यम से एक नया पद बनाया गया, आप जानते ही हैं, एक नया पद बनाया गया। और नया पद जो बनाया गया उसको क्या कहा गया? भारतीय राज्य सचिव कहा गया। उसको क्या कहा गया मेरे प्यारे साथियों? भारतीय राज्य सचिव कहा गया। उसको क्या कहा गया? भारतीय राज्य सचिव कहा गया। और ये जो भारतीय राज्य सचिव है, इसको काम क्या दिया गया? इसको काम ये दिया गया कि भैया आप जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीयों की मांगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। है ना। तो ऑप्शन में आपको बाकी कुछ और भी कहने का मन हो रहा होगा, लेकिन जब आप कनेक्टिविटी इस रूप में लेके चलेंगे, है ना, कि दोनों मामले जुड़ रहे हैं कि भारत सचिव का पद बनाया गया और संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व, यानी कि ए और सी दो हैं, दोनों अपने आप को क्या है? म्यूचुअली यहां पर क्या है?
कनेक्ट करके चलते हैं। क्योंकि 1858 के अधिनियम के माध्यम से नया पद तो बना है, जिससे आपने क्या कहा, भारतीय राज्य सचिव कहा, और उसको जिम्मेदारी आपने क्या दी कि इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों की मांगों को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। तो प्रॉपरली ए और सी आ रहे हैं, लेकिन पहले कौन है, मामला निकला कहां से है, ओरिजिन इसका कहां से हुआ है, सचिव के पद से। इस नाते इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। इस नाते इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। क्योंकि अगर आप सचिव का पद नहीं बनाते तो भारतीयों की मांगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कौन करता। तो यहां पर ए और सी दोनों हैं, लेकिन ए का जो एक्लिपिस है, ए का जो एक्लिपिस है वो किस पर आ रहा है, सी पर आ रहा है। इस नाते सी को आप क्या है, प्रॉपर एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मानेंगे। एप्रोप्रिएट आंसर आप किसको मानेंगे, ए को आप यहां पर क्या है, मान के चलेंगे। डन, आ जाओ आगे। $1857 के, थोड़ा और ऊपर कर लें क्या, चलो। आ जाओ। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ। शिक्षा नीति में परिवर्तन क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा को प्रमोट किया गया। आधुनिक शिक्षा को प्रमोट किया गया। आधुनिक शिक्षा को प्रमोट किया गया। शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम 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 को क्या प्रमोट किया गया, है ना, ताकि भारतीयों को प्रशासन के योग्य बनाया जा सके, ताकि भारतीयों को प्रशासन के योग्य बनाया जा सके, ताकि भारतीयों को प्रशासन के योग्य बनाया जा सके, ताकि भारतीयों को प्रशासन के योग्य बनाया जा सके, ताकि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके, ताकि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके, ताकि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सके। तो अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला। और मामला आपको इस प्रकार से क्या है, कैलकुलेट करके चलना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। $1857 के विद्रोह की विचारधारा को पूर्व राष्ट्रीयतावादी क्यों कहा जाता है। हमने ये कहा कि 1857 का जो विद्रोह है, हमने ये सीखा है इससे पहले वाली क्लास में कि 1857 का जो विद्रोह है, अगर आप 1857 के विद्रोह को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे तो लोगों ने अपनी अपनी बातें की हैं, लेकिन 1857 का जो विद्रोह है, अगर इसको वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करने का कार्य करेंगे तो स्वतंत्रता डिमांड एक्चुअली है नहीं, स्वतंत्रता डिमांड नहीं है। क्योंकि जो क्षेत्रीय भागीदारी है, तो जो क्षेत्रीय भागीदारी है वो केवल क्षेत्रीय मांगों को ही रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी, सिंगल डिमांड नहीं है, एक्चुअली नहीं है। तो मैं हमेशा यही मान के चलता हूं कि स्वतंत्रता जैसी एकल मांग नहीं है। रीजनल पार्टिसिपेशन आपको नजर आता है, और जो रीजनल पार्टिसिपेशन आपको नजर आता है वो यहां पर रीजनल डिमांड्स को ही प्रमोट करता है। दिल्ली की अपनी अलग डिमांड है, बेगम हजरत महल की अपनी अलग डिमांड है, और जो आपके रिमेनिंग एरियाज हैं उनकी अपने क्या अलग डिमांड है। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि भले ही स्वतंत्रता डिमांड ना हो, या भले ही 1857 के विद्रोह ने भारतीय मानचित्र को व्यापक स्तर पर प्रभावित ना किया हो, लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह के माध्यम से हमने राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ने का कार्य किया, राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ने का कार्य किया। क्योंकि 1857 के विद्रोह के माध्यम से हमने राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ा, इस नाते इसको क्या कहा जाता है, पूर्व राष्ट्रीयतावादी कहा जाता है। इस नाते इसको क्या कहा जाता है, पूर्व राष्ट्रीयतावादी कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि उसमें
राष्ट्र की आधुनिक संकल्प क्या है? ऑप्शन कैसे है कि उसमें राष्ट्र की आधुनिक संकल्पना नहीं थी। अच्छा, ऑप्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, लेकिन आप इसको ही लेके चलेंगे। राइट आंसर आप यही लेके चलेंगे। उसमें राष्ट्र की, ये थोड़ा पूरा टाइप नहीं हो रखा, उसमें राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना नहीं थी। इसका मतलब क्या होगा? उसमें राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना नहीं थी। जैसे मैं आपको समझा रहा था कि एकल मांग का अभाव था, एकल मांग का अभाव था। जैसा मैं आपको समझा रहा था, लेकिन हमने राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ा, लेकिन हमने राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ा, लेकिन हमने राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ा, लेकिन हमने क्या है? राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ा, है ना? तो ऑप्शन तो आपका क्या बनेगा? वो यही बनेगा कि उसमें राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना नहीं थी, एकल मांग का अभाव दिखाई पड़ा, है ना? लेकिन हमको ये बार बार कहना पड़ेगा कि भले ही कुछ कमजोरियां रही हैं, कुछ वीक जोन्स आपको नजर आते हैं, कुछ वीक ग्राउंड्स आपको नजर आते हैं, लेकिन हमने 1857 के विद्रोह के माध्यम से अपने आप को राष्ट्रवाद का फर्स्ट लेसन टीच कराने का कार्य किया था। तो आंसर तो आपका क्या बनेगा? यही बनेगा, इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको क्या है समझाने का कार्य किया है। क्या सवाल है बे? क्या सवाल है? लगा लो 500%। क्या सवाल है? कौन सा क्षेत्र विद्रोह से लगभग अप्रभावित रहा? मद्रास। क्योंकि देखो, जो मद्रास के लोग हैं, है ना, मद्रास के जो लोग हैं, इन लोगों के मन में निष्ठा दिखाई पड़ी। मद्रास के लोगों के मन में निष्ठा दिखाई पड़ी, और निष्ठा किसके संदर्भ में दिखाई पड़ी? अंग्रेजों के प्रति। निष्ठा किस संदर्भ में दिखाई पड़ी? अंग्रेजों के प्रति। अंग्रेजों के प्रति। इससे पहले वाले डिस्कशन में मैंने बताया था कि उन्होंने मद्रास रेजिमेंट को बिल्कुल क्या है तटस्थ करने का कार्य किया था, है ना। मद्रास रेजिमेंट को बिल्कुल क्या है समझा दिया था कि आपको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका किसी भी मामले में कोई कोऑपरेशन नहीं करना है, और मद्रास रेजिमेंट ने बिल्कुल अंग्रेजों की बात मानी। तो मद्रास पर पहले से ही अंग्रेजों का, जब से वो भारत में दिखाई पड़े हैं और उन्होंने भारत में क्या है फ्रांसीसियों को डिफीट करने का कार्य किया, तो मद्रास में वो क्या है इफेक्टिव जोन में रहे थे। तो यहां पर यह कहा जाता है कि मद्रास के लोगों के मन में निष्ठा भाव है, किनके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। इस नाते मद्रास को ये जो 1857 का विद्रोह है ये प्रभावित नहीं कर पाया। व्यापकता आप लोग जानते हैं, व्यापकता किसके पास है? अवध के पास है। व्यापकता किसके पास है? अवध के पास है। और आप ये भी जानते हैं कि सर्वाधिक सकारात्मक चुनौती, सर्वाधिक सकारात्मक चुनौती 1857 के विद्रोह के दौरान, ये सवाल कई बार आ चुका है, सर्वाधिक सकारात्मक चुनौती अंग्रेजों को देने का कार्य किसने किया? झांसी ने किया। किसने किया? झांसी ने किया। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को क्या है अप्रोच करने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो आसान है। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को किस निर्णय के लिए प्रेरित किया? तो यहां पर आपका जो मामला बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नहीं, है ना, मामला ओपन है ना। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नहीं, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना यह बन रहा है, लेकिन भारतीयों को प्रतिनिधित्व आप कैसे देंगे? भारत राज्य सचिव नामक नए पद के माध्यम से। और भारत राज्य सचिव नामक नया पद किसके माध्यम से बना? 1858 के अधिनियम के माध्यम से बना। तो इस नाते जो प्रॉपर आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1858 पारित करना। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित करना। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आप क्या लेते हुए चलेंगे? राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लेक्चरर की परीक्षा देने जा रहे हैं
बिल्कुल 500% लगा लो, है ना। मैं परसेंटेज लिखता हूं तो ये नहीं कि आएगा ही आएगा, महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के साहित्यिक प्रभाव। साहित्यिक प्रभाव का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 के विद्रोह के पश्चात आप इस मामले को लेकर के चलेंगे तो 1857 के विद्रोह के पश्चात ऐसे कौन कौन से लिटरेचर्स बने हैं, ऐसे कौन कौन से लिटरेचर्स बने हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दिखाने का कार्य किया या जिन्होंने 1857 के विद्रोह पर बातचीत करने का कार्य किया। तो यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी बिल्कुल राइट है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ ये भी राइट हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्रभाव ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस सवाल के आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, आंसर्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल आंसर्स हैं। सभी में रेफ्लेक्शंस दिखाई पड़ते हैं, सभी में क्या है, रेफ्लेक्शंस दिखाई पड़ते हैं। और जो ये अकाउंट्स आपको दिए गए हैं इनके टाइम पे आपको नहीं जाना है, टाइम पे मत जाना, टाइम पे जाने का प्रयास मत करना, टाइम पे आपको नहीं जाना है। आपको थोड़ा ये दिखाना है कि भाई यहां से जानकारी मिल जाती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी ये एक साहित्यिक प्रभाव है 1857 के विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं उनका जो आनंद मठ है ये भी एक साहित्यिक प्रभाव बना 1857 के विद्रोह का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्रभाव जो है ये भी क्या बना, साहित्यिक प्रभाव बना 1857 के विद्रोह का। ये इस नाते इस तरीके से आपको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या है भाई, क्या मजेदार क्वेश्चन है। कोटेशन है, स्टेटमेंट है, कमेंट है। किसने कहा था 1857 एक सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होगा, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह जो भारत की जनता की आत्मा से निकला, यानी कि सिपाही विद्रोह है लेकिन भारतीय जनमानस का सहयोग भी है। सिपाही विद्रोह है लेकिन क्या है, भारतीय जनमानस का कोऑपरेशन भी है, भारतीय जनमानस का सहयोग भी है, भारतीय जनमानस का सहयोग भी है। तो ये जो आपका कमेंट है ये किसका है, एक इंडियन हिस्टोरियन आपको दिखाई पड़ेंगे, जाने माने हैं, एस.एन. सेन। ये किसने कहा था, एस.एन. सेन ने कहा था। ये किसने कहा था मेरे प्यारे साथियों, एस.एन. सेन ने कहा था। तो मैं पहले भी बताया कि इस प्रकार के जो आपके कमेंट्स होते हैं ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बनते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको आप लोग अपने साथ क्या है, जोड़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। विद्रोह की असफलता के पश्चात ब्रिटिश नीति का कौन सा पहलू अधिक स्पष्ट हुआ। देखो, विद्रोह की असफलता के पश्चात ब्रिटिश नीति का कौन सा पहलू अधिक स्पष्ट हुआ। तो कौन सा पहलू अधिक स्पष्ट हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रशासनिक केंद्रीकरण, है ना। यानी कि केंद्रीकरण के मामले को अपनाया गया, केंद्रीकरण के मामले को अपनाया गया, केंद्रीकरण के मामले को अपनाया गया, केंद्रीकरण के मामले को अपनाया गया। हालांकि जो देशी रियासतें हैं उनके संदर्भ में थोड़ा फ्लेक्सिबल ट्रीटमेंट आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि देशी रियासतें अपना क्या है, कोई इंडिपेंडेंट बिहेवियर कर पाए। तो यहां पर अब सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण को क्या है, बहुत ही मैं कहना चाहूंगा शक्तिशाली रूप में क्या है अपनाया गया था, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई एजिटेशन या डिससेटिस्फैक्शन ना आ पाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रशासनिक केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी। तो 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि, हम बार बार बात कर रहे हैं, इसी के माध्यम से हमने क्या है, राष्ट्रवाद का पहला पाठ पढ़ने का कार्य किया था। तो प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण। प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण। प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चंस वाइंड अप हो गए। अभी हमने केवल दिखाया है, इशारा किया है।
40 क्वेश्चंस क्या हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहले हम इसी प्रकार से कभी मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे और कभी एंशिएंट हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे और कभी मिडिवल हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे। पहले आप सवालों को जान लें, समझ लें, ठीक है। उस हिसाब से बाद में जो आपके रेस्पेक्टिव लाइव इंटरेक्शंस हैं वो आपके सामने आएंगे। मैं एक बात खुल के बता रहा हूं, कभी आप बाद में कहें कि 5000 प्रश्नों का जो संकलन है वो पेड है, उसके मैं सारे के सारे सवाल आपको नहीं कराऊंगा। कभी बाद में आप कहें 5000 प्रश्नों का जो संकलन है वो पेड है, उसकी फी आपकी क्या है, 1500 रुपए है मात्र। अभी जो मैं डेमोस्ट्रेशन करवा रहा हूं वो 5000 जो प्रश्नों का संकलन है उन्हीं की ओर से आपके सामने क्या है, आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं YouTube पर आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, YouTube पर मदद करूंगा, लेकिन जो मदद होगी वो 5000 प्रश्नों के माध्यम से नहीं होगी। 5000 प्रश्न पेड हैं तो वो पेड हैं, वो उन्हीं को प्राप्त हो पाएंगे बाद में जो इस कोर्स को परचेस करने का कार्य करेंगे। YouTube पर विदाउट एनी, मैं कहना चाहूंगा कि पेड है ना, बिना कुछ पेड किए क्या है आप की मदद होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सवाल जो होंगे डिफरेंट होंगे। वो सवाल क्यों हैं, 5000 प्रश्नों का जो संकलन है उसकी ओर से नहीं मिलेंगे। मैं बात को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि बाद में आप ये कहें कि पहले तो आपने ऐसा किया और बाद में आपने क्या ऐसा किया। तो जान लें, समझ लें और इन सेशंस के साथ अपना जुड़ाव करके चलें, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं केवल पेड के बारे में आपको ये कह रहा हूं कि आप इनको देखें तो आप पेड क्लासेस के साथ जुड़ें। जैसा जिसका मन हो वैसा व्यवहार करके चले। हमने, आप जानते हैं कि कभी भी आपको बाध्य करने का कार्य नहीं किया है। जैसा आपका मन हो आप वैसा व्यवहार करो। मदद यूट्यूब पर भी आपको मिलेगी और जो पेड सेक्शन है वो तो चल ही रहा है, उसकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।